अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम बेसिक बायोलॉजी कोर्स 101 के लेसन नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे, जो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये एक नेटवर्क है फाइन ट्यूब्स का, जो आपकी बॉडी के अंदर फैली हुई है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? ये फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं, और उसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि जितने भी डेड सेल्स और जर्म सेल्स हैं उनको वहां से पिक करें, और जो मेनली आप कह लें कि डेब्री को सेपरेट आउट कर दें, और जो बाकी लिक्विड बचता है उसको वो ब्लड स्ट्रीम में दोबारा डाल देती है। तो क्या वेस्ट जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। एट स्मॉल बीन शेप्ड लिम्फ नोड पे ये वाला काम होता है, और जो बाकी लिक्विड है वो दोबारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब जब कभी इन्फेक्शन होता है तो जो लिम्फ नोड है ये स्वोलन भी हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं तो आप लोग हाथ लगाते हैं, तब आप लोगों को मोटा मोटा सा लगता भी है। तो वही आपको बता रहे हैं कि जैसे आप अपने नेक पर हाथ लगाएं, जब आपको सोर थ्रोट या काफ है तो आपको वो फीलिंग भी आएगी। तो ये स्वोलन लिम्फ नोड्स उन्होंने आपको शो किए थे, टॉन्सिल्स के दौरान होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम है जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है। और ये लिम्फ नोड है, ये जो आप लोगों को इस तरह से नजर आ रही है। अब इसका मेन काम क्या है? भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी बॉडी होती है उसमें इम्यूनिटी आपकी जो है वो किस तरह से रोल प्ले कर रही होती है। तो इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिम्फोसाइट्स ये प्रोड्यूस करता है, जिनको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं और बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, या टी सेल्स और बी सेल्स भी कहा जाता है। ये इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बता रहे कि एक मेन प्रोसेस तो लिम्फेटिक सिस्टम का है ना, कि ड्रेनेज इसने करनी है, जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उनको फिल्टर करना है, लेकिन ये इन्फेक्शन को फाइट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके अंदर प्रोडक्शन होती है लिम्फोसाइट्स की, जो मैंने भी आपको जैसे बताया, और ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। लेकिन आम तौर पर जो है ज्यादा इनकाउंटर जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स का होता है वो इस लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ही होता है। वैसे तो इन्फेक्शन आपका हर जगह पर जा रहा है, लेकिन मेजर फाइट यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में हो रही होती है। उसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? अभी हमने ऊपर डिटेल में लास्ट लेक्चर में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी देखी थी, और आपने अडेप्टिव इम्यूनिटी बेसिकली देखी थी। एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। तो जो वैक्सीनेशन है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनाइजेशन, उसमें वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। वैक्सीन बेसिकली है क्या? वैक्सीन एक एंटीजन ही होती है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपके घर में कोई अटैक करने आया है लेकिन उसके पास हथियार ही नहीं है, ठीक है। यानी बगैर हथियार के जो अटैकर है ना वो वैक्सीन है। इसको हम कहते हैं कि अटेनुएटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनसे वैक्सीन बनाई जाती है। यानी आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो फॉरेन इन्वेडर है वो किस तरह का है, तो आप वही वाली कैरेक्टरिस्टिक उसमें डाल देते हैं एक, और उसमें जो उसके हार्मफुल पार्ट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। जब वो फिर अटेनुएटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब बॉडी के अंदर जाता है, उसकी शक्लो सूरत बिल्कुल वैसी ही होती है जिस तरह के आप कह लें कि उस माइक्रोब की होती है जिसने आके अटैक करना था, लेकिन उसके पास अटैकिंग सिस्टम नहीं होता। अब बॉडी को तो नहीं पता कि वो जो आया है फॉरेन इन्वेडर उसके पास हथियार भी है या नहीं, यानी वो आके डिजीज कॉज भी करेगा कि नहीं। वो तो उसको एज फॉरेन ही कंसिडर करेगा, और उसके अगेंस्ट जो है इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। इस तरह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब बाहर से जब वो वाला ऑर्गेनिज्म आके अब अटैक करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर पहले ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से आप डिजीज से बच जाते हैं। तो यही मेन प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का।
तो उन्होंने आपको यहाँ पर बताया है कि द वे ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैनी कॉमन एंड डैमेजिंग पैथोजन आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। यानी अब आप उसको जब डालेंगे, सेल के अंदर गया तो आपकी बॉडी जाहिर है वो स्टिमुलेट करेगी और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बना लेगी, फिर आप बाद में उसकी डिजीज से बच जाएंगे। But for vaccination, there is a stimulation of humoral immunity for production of antibody against pathogen. These antibodies has the ability to neutralize specific antigen of the pathogen. अब ये डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है पैथोजन की और उसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो उस तरह से वो एंटीबॉडीज जो है वो एंटीटॉक्सिन्स भी हो सकती हैं जो कि न्यूट्रलाइज करेंगी टॉक्सिन को। or those toxin get marked by the antitoxin that are not available to bind its specific receptor on the target cell। इसके अलावा जो है एंटीबॉडीज पैथोजन के साथ बाइंड करेंगी और उसको उसकी लाइसिस करा देंगी। इसको हम कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ पैथोजन भी कहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन जो इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं ना, वो एंटीबॉडी उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, इस वजह से सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। तो वो टी सेल स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेनली आपने ये बात याद रखनी है कि जो वैक्सीन है वो एंटीजन ही होती है, लेकिन कह लें कि अटेनुएटेड एंटीजन है। एक्ट वो बिल्कुल उसी तरह करेगी कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना ले, लेकिन वो आपके जो बॉडी है उसको वैक्सीन डैमेज नहीं कर सकती। अब टाइप्स क्या है वैक्सीनेशन की? टू मेजर टाइप्स हैं। अगेंस्ट मोस्ट कॉमनली एंड डैमेजिंग पैथोजन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल इन देयर नेचर। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन है और पैसिव इम्यूनाइजेशन है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन तो क्या है, आपकी बॉडी के ऊपर उस बैक्टीरिया ने या उस वायरस ने आकर अटैक किया और अटैक करने के बाद जो है आपकी बॉडी के लिए वो सेल जो था फौरन बिल्कुल न्यू था, तो आपकी बॉडी ने नए तरह से वो उसके लिए सारी एंटीबॉडीज वगैरह बनाई उसके साथ फाइट करने के लिए। तो वो ये जो है आपकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है या तो आपके बाहर ओरिजिनल जो बैक्टीरिया या वायरस जो अटैकर था उसके जरिए से हुई, या जब आपने वैक्सीनेशन ली तो उसकी वजह से आपकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगी। यानी पहली मर्तबा वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर बन रही है। तो ये क्या है? इट इज द इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर एक्सपोजर ऑफ होस्ट टू एंटीजन। अब एंटीजन का एक्सपोजर जरूरी है इसमें। एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंटीजन के एक्सपोजर के बगैर नहीं हो सकती। एंटीजन होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। का या तो ये नेचुरली होगी, नेचुरली क्या है, उस माइक्रोब ने आपके साथ अटैक किया, ठीक है, और अदर एंटीजन when there is no prior exposure before the entry of एंटीजन। यानी ये जो मतलब अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया वैक्सीनेशन के केस में होता है ये, यानी या तो माइक्रोब जाएगा या उसकी एंटीजन अंदर जाएगी, दोनों केसेस में एंटीबॉडी बनाएगी बॉडी। क्या? क्योंकि पहले से कोई एंटीबॉडी होस्ट के सीरम में प्रेजेंट नहीं होती, तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। अब एंटीबॉडी जो है वो स्लो बनेगी क्योंकि पहली दफा है, अभी उसने प्रॉपर डिजाइन करना है। सर मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में लॉग और की एग्जांपल दी थी। क्या आप देखें वैक्सीन और माइक्रोब में क्या फर्क है कि जो माइक्रोब है समझे वो एक प्रॉपर लॉक है, जब तक की नहीं है वो खुल नहीं सकता, वो अपने आप को लॉक कर देगा। पर वैक्सीन क्या है, वो लॉक जरूर है, उसमें की लगने की जगह जरूर है, पर वो लॉक जो है वो बंद नहीं हो सकता, उसमें वहां पे कोई एरर है, ठीक है। लेकिन अब वो पहली दफा क्योंकि आया है बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडी जो है वो स्लोली बनेगी और साथ साथ मेमोरी रिस्पॉन्स जो है वो भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी बॉडी याद रखेगी कि इसने पहले आकर अटैक किया था। तो उन्होंने कहा है कि ये आर्टिफिशियली भी हो सकती है इम्यूनाइजेशन, अगर हम इंजेक्शन के तौर पे जो है वो पहले से डाल दें, यानी जैसे ये वैक्सीनेशन की जाती है पहले से एंटीजन बॉडी में चले जाए, या नेचुरली क्या है कि वो माइक्रोब खुद आकर अटैक करे। तो ट्रीटेड माइक्रोब और टॉक्सिन क्या है कि वो उस माइक्रोब को आपने अटेनुएट कर दिया है, और जो आर्टिफिशियली एंटीजन बनाई जाए कि उसका आपने बस पार्ट लेकर डाल दिया, आपने पूरा वो माइक्रोब नहीं लिया। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था।
तो बेसिकली यही है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ही खाली प्रेजेंट हो, आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई नहीं है, आपको एंटीबॉडी दे दी गई है। अब इसके अंदर भी ये इन जो है वो इननेट भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। इननेट किस तरह से है कि जो मदर है उसके अंदर एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट थी वो मदर से जो है वो उसके चाइल्ड में आ गई हैं। और जो उसके बाद आर्टिफिशियल है वो ये है कि किसी को वो डिजीज थी, उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी और आपने उसकी एंटीबॉडीज लेकर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दी। इट इज द इंडक्शन ऑफ एक्टिव humoral immunity. In this kind of immunization, antibodies are mandatory. इसमें एंटीबॉडी जरूरी है। उसमें जो ऊपर अभी आपने पढ़ा था एक्टिव इम्यूनाइजेशन, उसके अंदर एंटीजन का एक्सपोजर जरूरी था। पैसिव इम्यूनाइजेशन में एंटीबॉडीज जो हैं वो मैंडेटरी होती हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन कैन अकर नेचुरली बाय द ट्रांसफर ऑफ maternal antibodies to fetus through placenta. However, artificial induction can be done by injecting gamma globulins from the other individual और एनिमल्स टू होस्ट। ठीक है। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में क्या फर्क होता है, ये बेसिकली आपकी बुक में बार बार रेपिटिशन ही है, तो लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। नेचुरल क्या है, जो बाय बर्थ आपकी बॉडी के अंदर है। ठीक है। तो यानी आप नेचुरली, सॉरी बाय बर्थ नहीं, आप इसको सिर्फ कहेंगे आप नेचुरल, जो एक्सपोजर आपका डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म के साथ होता है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो जिसे उन्होंने कहा है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है ये आपका नेचुरल एक्सपोजर की वजह से आती है। तो आपको इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बना ली, जैसे मीजल्स वायरस वगैरह जब अटैक करते हैं। तो दिस इज आल्सो टर्म्ड एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। आपकी बॉडी ने उसके अंदर मतलब उसके एक्सपोजर के बाद एंटीबॉडी बना ली। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के जरिए से भी एक्टिवेट हो जाता है। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है कि आपने जो इम्यूनोजन था, जो एंटीजन था, उसको बॉडी के अंदर डाला है, लेकिन वो माइक्रोब नहीं है। ठीक है। बल्कि वो डिजीज नहीं कोज कर रहा, वो लेस विरुलेंट फॉर्म में है या अटेनुएटेड फॉर्म में है या हीट किल्ड माइक्रोब है, यानी बगैर हथियार के सिपाही हैं जिनको आप बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। Artificial immunization is the kind of immunization which is required by artificial exposure to antigen or microorganism which is administered to the body in less virulent or attenuated form, like heat kill form of bacteria microbes। अब जब ये बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी को क्या पता कि आप डिजीज कॉज करेंगे, नहीं, उसने तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है। अब आम तौर पर ये आप लोगों को पता होगा, जब बेबी छोटे होते हैं तो उनको अब उनकी वैक्सीनेशन होती हैं, तो ये बीसीजी वैक्सीन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए बच्चों को लगाई जाती है। इस तरह थोड़ा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर आपने ब्लड से डील करना है किसी लैब में तो वो आपको कहते हैं कि जी आप हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन करवा के लेकर आए। इस तरह कई जब आपको फॉरेन कंट्रीज के वीजे चाहिए होते हैं तो कई लोग कहते हैं जी फलानी वैक्सीन कराएं, फलानी करवाएं। तो ये सारी जो है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन की टाइप्स हैं। और कोविड के दौरान भी सारों को लगी थी, तो उसके अंदर भी उसी वायरस से मिलता जुलता जो है इन्होंने एंटीजन तैयार किया था जो बॉडी के अंदर डाल रहे थे। तो उससे आपकी बॉडी एक्टिव होती है और फिर वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, कि जो मदर है उसको डिजीज हुई थी, उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी, वो बेबी में आ गई हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आइसोलेटिंग गैबा ग्लोब्यूलिन फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल। दिस इज कॉल्ड एज द नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन। फर्दर मोर, अच्छा अब उनका ये आप काम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने गैमा ग्लोब्यूलिन जो है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए और आपने उसके अंदर डाल दिए। अब ट्रांसफर ऑफ द गैमा ग्लोब्यूलिन फ्रॉम द मदर ब्लड टू फीटस वाया प्लेसेंटा, उसके अंदर उनका ये इसके अंदर होते हैं। और जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके दौरान भी वो एंटीबॉडी ट्रांसफर हो जाती है। और ये पैसिव इम्यूनाइजेशन यही मैंने आपको जैसे बताया कि उसको किसी और ऑर्गेनिज्म को डिजीज हुई थी, उसमें एंटीबॉडीज थी, और उसको आपने निकाल कर अपनी जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसमें डाल दिया, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है।
अब नोवल वैक्सीन्स क्या हैं? अभी ऊपर आपने जो देखा था वो क्या था, लाइव अटेन्युएटेड माइक्रोब थे या हीट किल्ड माइक्रोब थे जिनको आप यूज कर रहे थे एज अ वैक्सीन। लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो कहती है हमें माइक्रोब की बस शक्ल जानना जरूरी है, उसका सीक्वेंस जानना जरूरी है, लेकिन हमें उसकी खुद की जरूरत नहीं है। यानी वो देखेंगे उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से डिजीज कोज हो रही है, तो उसी पार्ट को वो आइसोलेट करके तो वो बॉडी में डालेंगे, तो उस वजह से आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है। तो ये नोवल वैक्सीन्स हैं। अब इनसे क्या होगा, क्योंकि लाइव एटेन्युएटेड माइक्रोब है, पर है तो वो माइक्रोब, उसके पास सारा कुछ मौजूद था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जितने भी हार्मफुल अंदर से सब्सटेंसेस थे वो रिमूव कर दिए हैं। तो फिर नोवल वैक्सीन बनेगी, इससे टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और दोनों ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। आमतौर पर अभी तक रिसर्च पर्पसेस पे यूज हो रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मोर रिसेंटली फ्यूचर में इनका यूज शुरू हो जाएगा। जैसे डीएनए वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन यानी खाली उतना पार्ट डीएनए का ले लो जिससे वो प्रोटीन कोड होती है, वो एंटीजन बनता है और उसकी वजह से वो डिजीज बनती है, बाकी माइक्रोब की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा दीज आर क्लोन्ड वायरल पेप्टाइड्स। यहाँ आपने डीएनए का सीक्वेंस खाली लिया है जिसने उस वायरस की वो प्रोटीन बनानी थी, और उसको किसी बैक्टीरिया में क्लोन कर लिया। अब वो जब सिस्टम में जाएंगी, उसकी जब ट्रांसलेशन होगी तो वो पेप्टाइड बनेंगे जो बिल्कुल वायरस के पेप्टाइड से मिलते जुलते हैं, और उनको आपने होस्ट सेल में डाल दिया। अब होस्ट सेल के अंदर जाकर ये जो वायरल पेप्टाइड थे, इन्होंने, मैंने आपको बताया कि वो वायरस की प्रोटीन बनाई। अब वो जो वायरस की प्रोटीन थी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा ये जो वैक्सीन्स हैं ये ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल उसी तरह प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन ने किया था। तो क्या जो ये HIV डीएनए वैक्सीन्स हैं, ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर हैं, लेकिन अभी तक इनकी एफिकेसी लो है, लेकिन स्टडीज चल रही हैं। इम्यूनो डोमिनेंट पेप्टाइड क्या है? अब कुछ जो है मतलब पेप्टाइड होते हैं जो, मतलब एक कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया, वो पूरे का पूरा डिजीज कोज नहीं कर रहा होता, उसका कुछ पोर्शन होता है। तो वो वाला पोर्शन लेके जो आपको पता है कि ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से डिजीज होनी है, उसको अगर आप लें और उसको आप फिर MHC जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स है उसके अंदर इनकारपोरेट करके जब डालें, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी उसी तरह से ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी। इसी तरह एंटी इडियोपैथिक एंटीबॉडीज हैं, इनके अंदर क्या है, दीज आर यूज्ड अगेंस्ट पॉलीसैकेराइड एंटीबॉडीज। दीज हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स विद मेमोरी। तो ये 3 तरह की नोवल वैक्सीन्स हैं जो कि यूज की जाती हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आपको वैक्सीन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।